नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया संध्या। तो हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है कि हम आपको सर्वांगीण विकास से जुड़ी तमाम खबरें इस मंच के साथ करें साझा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत और खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है वो भी दिखाएं आपको नया सवेरा में। लेकिन आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। बंगाल में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार, अमित शाह की भी ताबड़तोड़ रैलियां, ममता भी चुनौतियों का सामना करने को तैयार। सीज फायर के बाद अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में आज पहली वार्ता। टेबल पर होंगे जेडी वेंस और अब्बास अरागची। यूनाइटेड नेशंस महासचिव की अपील, राजनयिक अवसर का लाभ उठाएं दोनों पक्ष। भारत में आर्थिक मोर्चे पर मजबूती, पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद 9 अरब डॉलर तक बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़कर 6 खरब 97 अरब 12 करोड़ 10 लाख डॉलर हुआ। चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा के लौटे अंतरिक्ष यात्री। 10 दिन के बाद आर्टेमिस कैप्सूल की क्रू मेंबर के साथ प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग। भारत के आयुष शेट्टी आज खेलेंगे एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल। क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को मात देकर किया बड़ा उलटफेर। और महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती आज संसद भवन परिसर में होगा विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग होंगे शामिल। तो आइए नया सवेरा के विस्तार से शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत में आपको एक ब्रेकिंग से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता आज होनी है, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ आपको नया सवेरा की शुरुआत। टेबल पर होंगे जेडी वेंस और अब्बास अरागची। शांति वार्ता से पहले अमेरिका का बड़ा बयान भी सामने आया है। अमेरिका से खिलवाड़ ना करे ईरान, ये बात जेडी वेंस ने कही है। इसके साथ ही इस्लामाबाद रवाना होने से पहले वेंस की चेतावनी, हमें किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने साफ तौर पर यह बयान दिया और ईरान की सेना हार मान चुकी है। लगातार इस तरह की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं और ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा है। अगर दूसरी तरफ देखें, हॉर्मुज स्ट्रेट को बहुत जल्द खुलवा लिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। और ईरान का रुख भी इसके पलटवार में आर पार जैसा है। लेबनान में हमले तुरंत रोके इजराइल, और ये ईरान का मानना है। वहीं फ्रीज किए गए जो तमाम फंड्स हैं उन्हें भी अमेरिका जारी करे। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें से आस्पेक्ट निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि दोनों टेबल पर बैठने वाले हैं। और He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. Open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open. But what we have is no nuclear weapon, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon.
और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, वो कहावत है हिंदी में कि मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा कुएं से पानी। और ऐसे में जिस तरह से अभी टेबल पर बातचीत शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ईरान भी अपने जो उसका रवैया है उस पर अड़ा हुआ है और कुछ ऐसे ही संकेत डोनाल्ड ट्रंप भी बयानबाजी के जरिए दे रहे हैं, तो बातचीत पटरी पर कैसे आएगी? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो कही कहावत वो निश्चित तौर पे सही उतर रही है, क्योंकि देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की जब घोषणा हुई उसी समय एक विवाद शुरू हो गया हिजबुल्लाह को लेकर। इजराइल के हमले जो लेबनान में हो रहे हैं उससे लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि न तो अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा, न पहले ईरान ने कहा, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी। उसके बाद फिर ईरान भी इस बात पे अड़ गया कि लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है उस हमले को रोके, तभी जो है वो वार्ता की शर्तों को माना जाएगा कि वार्ता आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे यह युद्ध विराम अस्थायी होगा। तो निश्चित तौर पे एक विवाद की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका और ईरान दोनों इस बात पे राजी है कि बातचीत होनी चाहिए, तो इसीलिए ईरान के जो स्पीकर है वहां की पार्लियामेंट के और वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। कल रात में वो पहुंच चुके हैं वहां पे इस्लामाबाद में। और उसके बाद अभी माना यह जा रहा है कि घंटे एक दो घंटे में जेडी वांस जो वहां के अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, उसके अलावा उनके जो दो उनके साथ और आ रहे हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, वो भी पहुंच जाएंगे 2 घंटे बाद। लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट 2 तरीके का है। एक फॉर्मेट तो ये है कि ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के बीच में पहले बातचीत होगी और ईरान अपनी तरफ से एक मैसेज देगा कि ये हमारा बॉटम लाइन है। उसके बाद अमेरिका को एक मैसेज दिया जाएगा और उसके बाद अमेरिका एक मैसेज देगा और वो उनका बॉटम लाइन। उसके बाद अगर कुछ रजामंदी बनती दिखेगी तो उसके बाद दोनों पक्ष और उसके साथ पाकिस्तान तीनों एक साथ बैठेंगे और इस तरह की बातचीत होगी जहां की एक कोई कन्वर्जिंग पॉइंट निकले। लेकिन अभी तक जो अड़ा वाली बात जहां तक सबसे पहले अड़ी हुई है वह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की क्या स्थिति रहेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अभी भी अड़ा हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो नहीं खोलेगा। अभी हमने सुना डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हम यूज नहीं करते, लेकिन ईरान को इसे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की पूरी जो कह सकते हैं उसका रुआब है वो खतरे में है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद रखा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पे होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के देश जो है अधिकांश देश का जो तेल और गैस है उस रास्ते से निकलता है और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बनेगा तो उसके लिए जिम्मेदारी अमेरिका की मानी जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी एक हार्ड लाइन लिए हुए हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपने देखा कि ईरान किस तरीके से जहां लड़ाई हो रही थी, जहां लड़ाई की शुरुआत हुई थी न्यूक्लियर प्रोसेसिंग को रोकने के लिए, जहां लड़ाई की शुरुआत हुई थी कि रेजिम चेंज होगा ईरान में, और अब ईरान ने एक दूसरा अपनी तरफ से पासा फेंका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। तो ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा पासा है, उसे किस तरीके से वो खेलता है, अमेरिका किस तरीके से इस पे करता है निगोशिएट, यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जहां तक देखिए ये जो लेबनान में हमले की बात है वो निगोशिएबल है, वो अमेरिका उसे रुकवा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो रुक जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीधी बातचीत वाशिंगटन डीसी में प्रस्तावित है, वो बातचीत अगले सप्ताह किसी भी दिन हो सकती है। तो निश्चित तौर पे एक आश्वासन दे सकता है अमेरिका वहां। यहाँ तक कि जो ईरान की मांग है कि उसके जो फंड है, जो फ्रीज है जो हुए हैं, वो भी फंड डिफ्रीज किया जा सकता है। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो ये बातचीत होनी है उस पर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये सशर्त बातचीत है, क्योंकि सभी का अपना अपना एक खाका है, अपना अपना एक फॉर्मूला है। ऐसे में बीच का क्या रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा, किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, यही सबसे बात है, लाख टके की बात है, क्योंकि जब आप किसी शांति वार्ता में जाते हैं तो उस शांति वार्ता में अपना एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रखते हैं। सबसे ज्यादा जो आप लेना चाहते हैं उसको सबसे ज्यादा बयानबाजी में सामने रखते हैं और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकलता है जहां न्यूनतम से थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं। तो ईरान की अभी जो स्थिति है, ईरान की जो खास स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक स्थिति में ईरान को सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके ऊपर जो बहुत सारा के प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनकी जो पूरी वित्तीय हालत बहुत खस्ता हाल में है, सैंक्शन, और यहाँ तक कि उनके जो कई संपत्तियां हैं, उनका जो फंड है वो फ्रीज किया हुआ है अमेरिका ने, यहाँ तक यूरोपियन यूनियन ने भी।
तो वो सारे फंड खुले, यह ईरान की जरूरत है। तो यह एक महत्वपूर्ण वार्ता का एक बिंदु है। लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए जो है कि वो किसी भी तरीके से यूरेनियम संवर्धन जो ईरान ने किया है 60% किया है, उसको 90% तक भी ले जाने की कैपेसिटी है उसको, तो यूरेनियम संवर्धन किसी तरीके से ईरान रोके। इसके बारे में कहा जाता है कि ओमान के साथ जो बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान की, तो उस समय ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था। तो ईरान इस बात के लिए राजी हो सकता है, इस वार्ता में भी राजी होने की संभावना है कि जो पोजीशन वो पहले लिए हुए थे उस पोजीशन पे तो फिर आना ही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान को एक सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, इजराइल की तरफ से कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और जो है उनका जो पूरा जो ध्वस्त हुआ है, उनकी संरचनाएं ध्वस्त हुई है, उन संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए किस तरीके से उनको कंपेंसेट किया जाएगा, ये सारी बातें हैं जो ईरान अपनी तरफ से रखेगा। अब अमेरिका देख रहा है कि अमेरिका कितना आश्वासन उनको देता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि यह जो वार्ता है। लेकिन अखिलेश, बहुत संक्षिप्त में पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय पूरे परिप्रेक्ष्य में उसकी किरकिरी हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुपर चैंप बनना चाह रहा था कि मैंने मध्यस्थता करवाई, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी बयानबाजी खुद ईरान ने की कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ऐसे में उसकी इस कोशिश को इस बार किस तरह देखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश ये है कि वो ब्राउनी प्लांट दुनिया में यह दिखाए कि वह मध्यस्थ है, वह शांति करवा रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकवा रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी देश को आप चुन लीजिए, वहां ये शांति वार्ता होगी। पाकिस्तान ने एक जगह मुहैया कराई है और एक संदेश वहां के रूप में उन्होंने इधर का मैसेज उधर पास किया है, उधर का मैसेज उधर पास किया है। लेकिन जैसा कि हम सबने देखा कि शुरुआत में ही जो प्रथम ग्रासी मक्षिका पाता बोलते हैं कि शुरुआत में ही शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से ऐसी घोषणा कर दी जिसको कि इजराइल ने माना ही नहीं, और लेबनान पे रोज हमले हो रहे हैं। तो इस तरीके से बड़बोलापन जो है पाकिस्तान का, उस बड़बोलापन से और अपना कॉलर उठाकर दिखाने की, तो इससे भी हो सकता है कि नुकसान हो जाए। क्योंकि देखिए, मध्यस्थ जो होता है, मध्यस्थ मौन रहता है। मध्यस्थ अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि वो दोनों तरफ की बातें सुने, अपनी बात कम करे। मध्यस्थ का काम नहीं होता है कि वो अपनी बातें करे, मध्यस्थ दोनों तरफ की बातें करके और उसके बाद एक मंच मुहैया कर। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये हो रही है कि पाकिस्तान लगता है कि उसकी पूरी ऊर्जा, जो तस्वीरें आ रही है इस्लामाबाद से, वो ये लग रहा है कि बहुत गला एक माहौल बना हुआ है, उत्सव का माहौल है, और उत्सव के माहौल में पूरा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। हमने देखा कि ओमान में भी बात हो रही थी, तो ओमान बहुत शांति से चुपचाप करके अखिलेश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद के पालते पोसते देश के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर ब्राउनी पॉइंट्स में कितने नेगेटिव में जाएंगे ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को अखिलेश हमसे साझा करने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने परमाणु संबंधों को और भी गहरा करने और एलपीजी निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के लिए बातचीत के साथ अमेरिका का अपना दौरा समाप्त कर लिया है। विक्रम मिस्री ने 3 दिवसीय यूएस यात्रा के दौरान अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इस दौरान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और कोयला गैसीकरण तथा एलपीजी निर्यात जैसे नए क्षेत्रों पर चर्चा की गई। वहीं द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार को मजबूत करने और भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी को सुदृढ़ करने के नए रास्ते तलाशने पर जोर दिया। इस बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत सरगई गोर भी मौजूद रहे। अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत ऊर्जा सहयोग के भविष्य पर चर्चा करने में बहुत आनंद आया। साथ ही नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भी सहयोग की बात कही गई है। आपको ये भी बताते हैं कि इससे पहले मिस्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा, वाणिज्य और राज्य विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बात की है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक सकारात्मक खबर सामने आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंच गया है और इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 3 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में 9.063 अरब डॉलर बढ़कर 697.121 अरब डॉलर पर यह पहुंच गया है और इससे पहले के हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 10.288 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई थी। इसकी वजह एफसीए की वैल्यू में गिरावट आना था। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 3 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार के अहम घटक गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 7.221 अरब डॉलर बढ़कर 120.742 अरब डॉलर हो गई है। वहीं
एफसीए में डॉलर की अगर बात की जाए तो लगातार दुनिया की अगर कई जो मुद्राएं हैं जैसे कि येन, यूरो और पाउंड होते हैं जिनकी वैल्यू को डॉलर में दिखाया जाता है। आरबीआई के अनुसार 3 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में एसडीआर की जो वैल्यू है वो 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.707 अरब डॉलर हुई। वहीं भारत की आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो रिजर्व पोजीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये करीबन 4.816 अरब डॉलर पर फिलहाल यथावत बनी हुई है। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से लगभग 3 करोड़ 98 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2 करोड़ 97 लाख यात्रियों की तुलना में लगभग 34% की वार्षिक वृद्धि को दर्शा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये वृद्धि देश भर के यात्रियों के बीच तेज, आरामदायक और आधुनिक रेल यात्रा के प्रति बढ़ती प्राथमिकता को दिखाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी शुरुआत के बाद से 1 लाख फेरों के माध्यम से 9 करोड़ 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान की। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को फरवरी 2019 में नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर लॉन्च किया गया था। नई दिल्ली वाराणसी मार्ग अब तक 73 लाख से अधिक यात्रियों के साथ सबसे व्यस्तम मार्ग बना हुआ है। लंबी दूरी के संपर्क को और मजबूत करते हुए भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 में वंदे भारत स्लीपर सेवा की भी शुरुआत की थी। और अब चुनावी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले हैं। विजय संकल्प सभा में सुबह 11 बजे पीएम की पहली रैली कठुआ में होगी, फिर जंगीपुर और दिनाजपुर में पीएम बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और संकल्प पत्र उसका सबसे अहम हिस्सा होगा। एक तरह से प्रधानमंत्री बंगाल को यकीन दिलाएंगे कि बीजेपी ही विकास करने वाली पार्टी है। उनकी पिछली सभी रैलियों में जो मुद्दे सुनाई दिए उनमें बांग्लादेशी घुसपैठ, खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण का जिक्र आया। अब महिला और युवा बेरोजगारों को 3-3 हजार रुपए अगले 6 महीने में यूसीसी, 7वां वेतन आयोग समेत कई ऐसे बड़े वायदे हैं जिस पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। अब एक तरफ पीएम तो दूसरी तरफ अमित शाह आज बंगाल में टीएमसी की सरकार को घेरेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज बांकुड़ा और पुरुलिया में ममता और उनकी पार्टी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। लेकिन ममता बनर्जी भी कहां खामोश रहने वाली हैं। ममता बनर्जी की भी आज उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी का प्रचार करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और टीएमसी में बंगाल में सीधा मुकाबला है। एक तरफ फिर सत्ता हासिल करने की जुगत है तो दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी को सत्ता से उतार फेंकने के लिए हर मोर्चे पर मिशन मोड में काम कर रही है। एक तरफ अमित शाह ममता सरकार के 15 साल के कामकाज की बखिया उधेड़ते हुए नजर आते हैं तो दूसरी तरफ ममता की रैली जय बांग्ला से शुरू होती है और जय बांग्ला पर ही खत्म। उनका पूरा भाषण बांग्ला में होता है और निशाने पर होती है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग। अमित शाह कहते हैं कि ममता ने मां माटी मानुष के नारे का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया और वो घुसपैठियों को शरण देती हैं। साथ ही वहीं ममता का कहना है कि अगर बंगाल में घुसपैठ हो रहा है तो अमित शाह उसे रोक क्यों नहीं पा रहे। और इन्हीं तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ प्रसन्नजीत इस वक्त काठुआ से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन इसका फैसला जनता जनार्दन को अपने जनादेश के जरिए करना है। आज प्रधानमंत्री की अहम रैली है, किस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता उत्साहित है? पश्चिम बंगाल की जनता सोमवार यानी कि 13 तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बताया गया है कि जो 27 लाख लोग, जिन लोगों का नाम कटा गया है चुनाव सूची से, इनका क्या भविष्य है, ये क्या आने वाले 23 तारीख और 29 तारीख के चुनाव में वोटदान कर पाएंगे कि नहीं, इसका फैसला सोमवार या 13 तारीख को दिया जाएगा। इसके ऊपर निर्भर करता है कि ममता बनर्जी वो अपना जो रणनीति है उसको किस तरह से सजाएंगे सोमवार के बाद से। और आंचल सोमवार के बाद मंगल और बुधवार यहाँ पे पहला वैशाख, आप जानते हैं बांग्ला नववर्ष का पूरा सजावट होते रहते हैं यहाँ पे। उसी हिसाब से लोग
बांग्ला नववर्ष मनाते हैं, तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक एक भव्य नववर्ष मनाने की कई कई तरह की जो यहाँ पे अपने लोगों को बताया गया है कि कैसे लोग कैसे मनाएंगे, नेता उसमें कैसे होंगे। तो एक ऐसे माहौल यहाँ पे है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सोमवार सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अपना रुख अपनाएंगे। लेकिन आज यहाँ से 10 किलोमीटर मेरे पीछे प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आपके साथ बातचीत करते ही हम लोग निकल जाएंगे उस जगह के लिए जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे थोड़ी देर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए। प्रधानमंत्री जिस बात के ऊपर अपना दृष्टि केंद्रित रखे है वो है बंगाल की विकास की तरफ। बंगाल की विकास और जो घुसपैठी और महाजंगल राज, ये तीनों चीजों के ऊपर अपना जो दृष्टि है वो पूरी तरह से इसी के ऊपर केंद्रित रखे हैं। और लोगों को ये बात उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 15 साल जिस तरह से बंगाल में नारी सुरक्षा और बाकी चीजों के ऊपर नजरअंदाज कर दिया गया है ममता की राज में, और ये महाजंगल राज आरजी कर से लेकर बाकी सारे उदाहरण देकर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में ना कानून का राज है, ना विकास है, ना बाकी चीजों की, ना लोगों की नौकरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है अगर बीजेपी का राज यहाँ पे हो। और इसके लिए उनके पास एक एक करके उदाहरण है, चाहे ओडिशा की उदाहरण है, चाहे आसाम की उदाहरण है। और दूसरे तरफ अगर आप जिस तरह से अमित शाह की बात कह रहे थे, अमित शाह भी दूर बांकुड़ा और पुरुलिया की कई दूर जगह पे जहां आदिवासियों की बात होते हैं वहां पे होंगे आज बाघमुंडी में और छतना में, ऐसी जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। वहां पे वैसे ही पहले से बीजेपी का दबदबा है, लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने यही संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आंचल, तैयारी है साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां पर पहले चार्जशीट जारी की गई, उसके बाद संकल्प पत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बीच पहुंची है। और वहीं अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तो उनके तमाम तरह के भड़काऊ भाषण सामने आते हैं और साथ ही साथ विकास का कोई रोडमैप नजर नहीं आता है। कैसे मतदाताओं को अपनी तरफ करेंगे? हाँ, वही देखिए, जो संकल्प पत्र भाजपा की तरफ से दिया गया है उसके बाद ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुछ कहना, और हम अभिषेक बैनर्जी की जो उस संकल्प पत्र की जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी देखा कि संकल्प पत्र भाजपा की इसके जवाब में कुछ कहने लायक तृणमूल कांग्रेस के सामने बाकी रह गया। क्योंकि भाजपा की जो संकल्प पत्र वो खूब बारीकी से सोचा गया एक संकल्प पत्र है, एकदम उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण तक और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए। हर वर्ग मतलब जो छात्र है उनके लिए, जो यूथ है उनके लिए, और बाकी सब के लिए। चाय बगीचे की बारे में सोचा गया है, इंडस्ट्री के बारे में सोचा गया है, और किस तरह से लोगों को नौकरी दिलाया जाए उसके बारे में सोचा गया है। किस बार कैसे पूरे समाज की प्रगति के बारे में सोचा जाए उसके बारे में वहां पे बारीकी में लिखा जाए। लेकिन जवाब में मैंने पहले आपको बता दिया कि जिस तरह से ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण पिछले कई दिनों से दे रही हैं, और खासकर से आंचल आपने शुरू में जो बात कही कि पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी बांग्ला में भाषण देना शुरू किया। पहले उन्होंने बीच बीच में हिंदी भाषा को जोड़ रहे थे पूरे देश को एक मैसेज देने के लिए, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बांग्ला में बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो नेशनल लेवल की पत्रकार है उनके लिए भी अपने चैनल को और अपने तो इसमें साफ तौर पर प्रसन्नजीत हम देख सकते हैं कि क्या कोई अंडर करंट्स जो हैं वो ममता बनर्जी फेस कर पा रही हैं अपने जहन में, और शायद उसी की वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत, आगे भी आपसे लगातार इस पूरे मामले पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं।
आपको लिए चलते हैं सीधे संसद भवन परिसर, जहां पर ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। कई गणमान्य इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती यहां पर। Yeah.
तो महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की आज 200वीं जयंती है और ज्योतिबा के अगर विचारों की बात की जाए संध्या, तो साफ तौर पर वो कहा करते थे कि सच्ची स्वतंत्रता वो है जब समाज में जो तमाम जातियां हैं उनका सुधार हो पाए, और इसी समाज सुधार के लिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। और इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी भी कहते हैं कि कैसे हम समाज को मुख्य धारा से उन पिछड़े लोगों को जोड़ सकते हैं, उसकी अलग वो लगातार जगाते रहे और तमाम चुनौतियां भी सामने रही, लेकिन वो डिगे नहीं और समाज के पथ प्रदर्शक के तौर पर सामने रहे, और आज भी वो भारत देश का पथ प्रदर्शक बने हुए हैं, और इसीलिए उनकी जयंती पर आज सभी उन्हें नमन कर रहे हैं। नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई, जहां हम आपको लेकर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग और तिरप जिलों में रहने वाली जो तुत्सा जनजाति है, वो कैसे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और अनोखे जो त्योहार हैं उनके लिए जानी जाती है। बिल्कुल आंचल, और इन्हीं में से सबसे प्रमुख है पोंगतू उत्सव, जो कृषि, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति के सभी त्योहार कृषि से जुड़े होते हैं। पोंगतू उत्सव हर साल अप्रैल में मनाया जाता है, जो नए साल के स्वागत और अच्छी फसल की कामना का प्रतीक है। इस दौरान लोग भगवान रंग खोताक से समृद्धि, सुरक्षा और अच्छी पैदावार की प्रार्थना करते हैं। इस उत्सव की शुरुआत गांव के प्रमुख द्वारा तय की जाती है और पारंपरिक ढोल, थाम बजाकर इसकी घोषणा की जाती है।
खास परंपरा के अनुसार सबसे पहले चांगरा गांव में उत्सव शुरू होता है, जिसके बाद अन्य गांव में इसका आयोजन होता है। इस दौरान लोग आपसी मतभेद भूलकर एकजुटता और भाईचारे का संदेश देते हैं। पोंगतू उत्सव के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और एक दूसरे के घर जाकर खुशियां साझा करते हैं। अनुष्ठानों में पूजा अर्चना और भविष्यवाणी जैसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं, जो इस उत्सव को और खास बनाती हैं। पोंगतू उत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि तुत्सा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान, आस्था और सामूहिक एकता का जीवंत प्रतीक है, जो पीढ़ियों से परंपराओं को सहेजता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज पर हमारा खास शो नया सवेरा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज समाज सुधारक, दार्शनिक और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है और हमने आपको दिखाया था कि संसद भवन परिसर में वहाँ तमाम गणमान्य मौजूद थे। एक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने शिरकत की और साफ तौर पर जिस तरह से समाज को सुधारने के लिए कई ऐसे कृत्य किए गए ज्योतिबा फुले द्वारा, जो कहीं ना कहीं आज भी याद किए जाते हैं और युवाओं में ऊर्जा भरते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से समाज को सुधारना भारत की उस तटस्थ नींव को कहीं ना कहीं उस मार्ग को प्रशस्त करता है। बिल्कुल आंचल, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि महान समाज सुधारक, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सुधार किया और साथ ही साथ महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार काम करते रहे, लौ जलाते रहे और कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग को जोड़ सकते हैं, जाति धर्म पंथ से दूर होकर के भारत को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, इसका मार्ग प्रशस्त किया महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने और इसीलिए उनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको संसद भवन परिसर की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचे और महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जैसा कि हम आपको आगे भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को लेकर अखबारों में एक लेख लिखा है और जिस तरह से यहाँ पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प अर्पित किए गए हैं। साफ तौर पर महात्मा फुले के जीवन की अगर बात की जाए तो वो शिक्षा उनका सबसे महत्वपूर्ण मिशन बनी कि ज्ञान किसी भी एक वर्ग के लिए संपत्ति नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो समाज के साथ साझा किया जाना चाहिए और समाज के उन तमाम वर्गों का इस पर पूर्ण हक है। आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रपति को पुष्प अर्पित करते हुए महान क्रांतिकारी, दार्शनिक, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उपराष्ट्रपति भी फूल अर्पित करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो अपने शैक्षिक ज्ञान और जो बौद्धिक महत्व है, तो महात्मा फुले ने कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे तमाम क्षेत्रों में गहरी जानकारी हासिल की और उनका मानना था कि ज्ञान को जितना बांटा जाए ये उतना बढ़ता है। क्यों संध्या? बिल्कुल आंचल, और ये तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संसद भवन परिसर में पहुंचे और यहाँ पर महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद यहाँ पर गणमान्य लोग जो उपस्थित हैं उनसे प्रधानमंत्री ने भेंट भी की। उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ज्योतिबा फुले को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहे और आज यहाँ पर संसद भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ज्योतिबा फुले के तमाम जो अहम विचार हैं उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत विचार यहाँ सामने ये आता है कि सभी को जो समान अधिकार है, जब तक वो नहीं मिलता हम सच्ची स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। यानी कि सच्ची स्वतंत्रता को पाने का जो सही अर्थ है, अभिप्राय है, वो ये कहता है कि सभी को समान अधिकार मिले और ये समान अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों तक
पहुंचना चाहिए। और इसी की जोत चलाते हुए ज्योतिबा फुले को आज भी उनके विचारों को पथ प्रदर्शक के तौर पर याद किया जाता है। और आजकल देखिए, ज्योतिबा फुले ने जिस तरह से काम किया, समाज को सुधारने का काम किया, एक लौ जलाई, वो साफ तौर पर ये भी दर्शाता है कि तमाम विपत्तियां आए, तमाम संघर्ष के दौरान भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, समाज कल्याण के लिए लगातार कार्य करते रहना है। और समाज कल्याण यानी कि जब हम समाज के कल्याण के बारे में बात करते हैं, उसका साफ तौर पर असर ये होता है कि जब हम देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उस सर्वांगीण विकास में तमाम जातियों का, तमाम वर्गों का अथक प्रयास, उनका अकल्पनीय योगदान उसमें शामिल होता है। वो योगदान कैसे होगा? वो योगदान तब हो पाएगा जब वो शिक्षित होंगे। और साक्षरता कहीं ना कहीं सबकी शक्ति के रूप में पूरे देश को आगे ले जाने का मादा रखती है। और इसीलिए जो ज्योतिबा फुले हैं, उनके विचार, उनके कथन आज भी प्रेरणा पुंज हैं, क्योंकि वो उस ऊर्जा से ओतप्रोत हैं जो आज के युवाओं के लिए भी, यानी कि आज का जो युवा है वो भी इन विचारों के साथ कहीं ना कहीं प्रासंगिक तौर पर उन्हें याद कर रहा है। और आइए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का और बात करते हैं स्वयं की संस्थापक और पैरा एथलीटों के समर्थन में काम कर रही सिमनू जिंदल से, जिन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसके जरिए महिला आरक्षण महिलाओं को राजनीति और बाकी क्षेत्रों में मजबूत आवाज देगा। बिल्कुल, तो ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं ये मुलाकात। डीडी न्यूज़ के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा और हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान जिंदल सॉ लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और सुगम्यता के क्षेत्र में काम कर रही संस्था स्वयं की संस्थापक और चेयरपर्सन स्मीनू जिंदल। स्मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कहा जाता है कि किसी भी देश की अगर खुशहाली और तरक्की को जानना हो तो उस देश की महिलाओं की स्थिति देखिए कि वहाँ की महिलाएं कितनी खुश हैं। इस देश में पिछले कुछ समय में महिलाओं की स्थिति में आप किस तरह से बदलाव देखती हैं? आप अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही हैं एक मेल डोमिनेटेड क्षेत्र में और अपनी अलग पहचान बनाई है आपने स्वयं के साथ। तो अपनी इस जर्नी को और पिछले कुछ समय में देश में महिलाओं की जर्नी को कैसे देखती हैं? आई थिंक हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से महिलाओं के लिए बहुत सब काम किया, समान अवसर दिया ताकि वो देश के अंदर में अपनी प्रतिभा को जागृत कर सके। स्पेशली जब खेलो इंडिया का उन्होंने किया, और आप तो जानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी मेरे बहुत करीब है। इतने हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं कि उन्होंने इस बात का सोचा जब कोई और इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। सुगम्य भारत लेके आए, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की नीति के अंतर्गत उन्होंने पैरा गेम्स करवाए खेलो इंडिया के अंतर्गत, जो एक बहुत बड़ी एक पहल हुई जहां एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात किया। आई थिंक हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर देश का विकास करें, सम्मिलित विकास हो और सभी का विकास हो। तो उन्होंने और महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ काम किया, लेकिन साथ में जो पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए उन्होंने बढ़ावा का बहुत काम दिया। जो महिलाएं हैं वो बहुत आगे उन्होंने हिम्मत करके अपने पैरा गेम्स के क्षेत्र में अपने थोड़ा बहुत उन्होंने आगे बढ़कर अपना करियर के बारे में सोचा। तो आज भी सिर्फ 20% महिलाएं हैं पैरा गेम्स में, और मैं चाहती हूँ कि और महिलाएं आएँ, पर उनको विशेष तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है जो एक मेल को प्रॉब्लम आती है। आप भी एक वुमन है तो आप ये समझ सकती है कि उनको रोज़मर्रा में उनको भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह का रुझान के प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने फिर जो अभी विमेन के लिए जो महिला संरक्षण के लिए उन्होंने जो आगे भी अभी काम किया है, और हमारा जो मैस्कॉट है खेलो गेम्स का उज्ज्वला, वो भी एक अलग सोच है, क्योंकि वुमन सेंट्रिक मैस्कॉट ये भी अभी तक किसी ने इसके बारे में ना सोचा ना बात करी। जी बिल्कुल।
आपकी जर्नी की बात करें, स्टील, ऑयल, गैस के फील्ड में एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर है, वहाँ पर आप बिजनेस संभाल रही हैं, तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि लीडरशिप रोल्स में, डिसीजन मेकिंग रोल्स में महिलाओं के होने से कितना फ़र्क पड़ता है। लगातार बात हो रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, तो कितना आप ज़रूरी मानते हैं महिलाओं की आवाज़ प्लेटफॉर्म पर महिलाएं बेहतर तरीके से रख सकती हैं? देखिए, महिलाएं बचपन से ही ये सीखती हैं मेरे ख्याल से नर्चर करना और अपने आसपास अपनी फैमिली सबको लेके साथ चलना। तो उनका नेतृत्व के अंडर कोई भी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार हो, सभी उनके नेतृत्व से बहुत बेनिफिट पाते हैं। एक एम्पैथी है जो एक वुमन के अंदर होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आदमियों में नहीं होती, पर ज़्यादातर पाई जाती है क्योंकि उनको उस तरह से वो बड़े होते हैं, वो माँ बनते हैं, उनको नर्चर करना आता है। तो आगे बढ़कर इंडस्ट्री में भी ये एक छोटी बहुत चीज़ है जो इग्नोर करते हैं लोग और बोलते हैं कि शायद इंडस्ट्री में ऑयल, गैस एंड स्टील के क्षेत्र में महिलाएं बहुत अच्छा नहीं कर सकती। पर एक उदाहरण मैं भी हूँ क्योंकि कोशिश किया अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नक्शो कदम पर चलने का और थोड़ी बहुत सक्सेस शायद मिली। बिल्कुल। और पैरा एथलीट्स की लाइफ को आप लगातार आसान बना रही हैं, जो आपकी संस्था है स्वयं इसी दिशा में काम कर रही है। हमने शीतल देवी के बारे में सुना, भारत की पहली आर्मलेस आर्चर, और अब पायल नाग के बारे में लोग सुन रहे हैं, बिना लिम्स के जिस तरह से तीरंदाजी कर रही हैं। इस नारी शक्ति को सलाम है, लेकिन सुगम्यता ना होती तो क्या इनकी कहानियाँ सामने आ पाती, और सुगम्यता ने किस तरह से इनके और बाकी सभी पैरा एथलीटों के जीवन को आसान बनाया है? आपको कैसे विचार आया स्वयं को शुरू करने का? सुगम्यता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में कई बारी वो सिर्फ एक दिव्यांग जन के एंगल से, दृष्टिकोण तक रह जाता है। देखा जाए तो हमारे समाज में अब आने वाले समय में हमारे समाज में जो एल्डरली हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगे। प्रेग्नेंट विमेन हैं, बच्चे हैं, लोगों की हड्डियां टूटती हैं, गेम खेलते वक्त पहलवान भी अपनी हड्डी तोड़ते हैं। तो इन सभी को सुगम्यता की बहुत आवश्यकता है। आज के युग में जहां हम सशक्त अपनी आँखों से हम देख पा रहे हैं कि कैसे वॉर हो रहा है और नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं, तो एक्सेसिबिलिटी से ये सभी लोग बेनिफिट करेंगे, सिर्फ दिव्यांग जन के लिए नहीं है जी। पर दिव्यांग जन क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फील करते हैं, मैं भी व्हील चेयर पे हूँ, मुझे भी ये रियलाइजेशन है कि बंद कमरों में बंद होकर रह जाते, और अगर सुगम्यता मिले तो वो बाहर जाकर अपनी हिम्मत और जुटाकर अपना खेल अपने मर्जी से, अपने सपने सब कुछ देख पाएंगे और उनको हासिल कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार रहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुगम्य भारत अभियान को चलाया, जिसकी वजह से स्वयं को मौका मिला ताकि मिनिस्ट्री में वो जाके बात कर सके, और मिनिस्ट्री में हमें सुनने का एक और हमें स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा कि हम उनको जाके बात करके सुगम्यता की तरफ लेके आ सके। तो उसके लिए सदा आभारी रहेंगे। बिल्कुल। और आपने कहा कि महिलाओं में एम्पैथी ज़्यादा होती है, आपने कहा कि आप व्हीलचेयर पे हैं, क्या कहीं ना कहीं ये सोच थी, आपको लगा कि आप फिर भी एक प्रिविलेज्ड परिवार में हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां ऐसी होंगी, बहुत सारे बच्चियां ऐसी होंगी कि जिनको वो प्रिविलेज प्राप्त नहीं है, उनका जीवन कैसे बीत रहा होगा? पैरा एथलीटों की समस्याओं की हम बात करें, वहाँ पर भी क्या जो महिला एथलीट हैं उनकी समस्याएं पुरुष एथलीटों से अलग हैं? उन्हें भी महिलाएं चाहिए अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए? ज़रूर, क्योंकि शायद एक दुख दूसरे दुख को ज़्यादा बेहतर पहचानता है और उसके लिए कार्य कर सकता है। महिलाओं का नेतृत्व के क्षेत्र में उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये संख्याओं की बात नहीं है, उनका नीति में उनके विचार रखना और विकास की तरफ उनका बढ़ना
उनके सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उनका नेतृत्व आज के दिन में और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अब की बार भारत में सिर्फ पहली बार शायद महिला विकास का ही नहीं, महिला नेतृत्व के साथ के विकास की बात हो रही है। तो आने वाले समय में ये बहुत ही एक्साइटिंग है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाएं जाएंगी अपने नेतृत्व के नीचे, देश का एक और सुनहरा रूप बाहर लेके आएंगी। आफ्टर ऑल हम लोग वैसे भी 50% मेन 50% विमेन हैं, तो इस तरह का आरक्षण का मैं बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि विश्व में, भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, आवाज़ मिलेगी महिलाओं को। वहीं आपको लगता है कि रोल मॉडल्स भी मिलेंगे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हमने देखा कि टेनिस के खेल में जब सानिया मिर्ज़ा आई, बहुत सारी बच्चियों ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया। बैडमिंटन में साइना नेहवाल आई, पीवी सिंधु आई, बच्चियों ने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। अब क्रिकेट में रोल मॉडल्स मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स में भी आपको लगता है कि रोल मॉडल्स बढ़ेंगे, तो बच्चियां भी अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करते हुए अपने देश के पार्लियामेंट में जाके आवाज़ को सामने रखना चाहेंगी? एब्सोल्युटली। आप ये देख लीजिए कि एक टाइम पे बोला जाता था कि महिलाओं को फाइनेंस नहीं समझ में आता। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, वो एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए उदाहरण है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी बात आगे रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है महिलाओं को, महिलाओं के हित में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक विकसित भारत की तरफ अगर भारत को बढ़ना है तो महिलाओं की बराबर की भागीदारी भी ज़रूरी है और महिलाओं की आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म मिलना भी ज़रूरी है। आपने एकदम ठीक कहा, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करें तो आधी पॉपुलेशन को पीछे छोड़कर विकसितता नहीं आ सकती। प्लस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभियान है जो भारत में पहली बार इस तरह से शुरू हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के अंडर बहुत ऐसे बदलाव आए हैं जो भारत को एक और ऊंचाई पर ले जाने के लिए अब बहुत साफ दिखता है। जी बिल्कुल। और लगातार उसके रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। अगर हम फीमेल स्पोर्ट्स की भी बात करें तो लगातार ये कहा जाता है कि मेल स्पोर्ट्स में आपने जितना पैसा लगाया है उतना फीमेल स्पोर्ट्स में लगाइए, आपको जो रिटर्न है वो जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। हम कहें कि हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसने जल्दी विश्व स्तर पर ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली। आरसीबी की भी जो फीमेल क्रिकेट टीम है उसने मेल क्रिकेट टीम से पहले आईपीएल आपको WPL आपको जीत कर दे दिया। तो महिलाएं लगातार रिटर्न भी दे रही हैं, तो साबित कर रही हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको रिटर्न ज़रूर देंगे। एब्सोल्युटली। मेरा मानना है कि जितनी तेज़ ऑपोजिट दिशा से हवा आती है उतनी ऊंची उड़ान हो जाती है। तो महिलाओं ने बहुत सब तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत सब प्रॉब्लम से जूझा है, तो इस तरह का थोड़ा भी सपोर्ट अगर मिलता है तो वो बहुत ऊंचा उड़ती हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जिस तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं ऐसी आज़ादी मिलेगी उसका जिक्र करते हुए यहाँ पर नज़र आई जो सिमनू जिंदल हैं। और फिलहाल नया सरा में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि आपके शहर के मौसम का मिजाज किस तरह से है। आप वो देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।